हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के इस हिस्ट्री वाले पार्ट में आप सभी को स्वागत है। आज के हम वीडियो कवर कर लेंगे वेद के ऊपर, क्योंकि इसमें उपनिषद वगैरह कुछ कुछ बातें जो हमारे कवर हो जाएंगे और इससे हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिहार पुलिस में। और अगर इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है लहसुन बीघा वाला विकास, इस पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने सारी चीज़ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस पीडीएफ का भी लिंक मैंने आपको दे दिए हैं। और इस पीडीएफ से आपको प्रॉफिट ये होने वाली है कि इसमें मैंने जितने भी आपका हिस्ट्री वाली जो नोट्स तैयार किए हैं और क्लास में जो पढ़ाई गई है उन सारी बातों को मैंने एकदम से थी एकदम कलेक्ट करके एकदम यहाँ पे डाल दिए हैं। और आपको नोट्स तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने पे फोकस करिए। और याद ही तो करना है, क्योंकि बिहार पुलिस में तो जीके जीएस ही पूछता है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलिए, इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर दीजिए और कहीं पे भी आप जाइए तो नोट्स के फॉर्मेट में इसको रखिए और इसे थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए हम आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री के हमारे 7 और 8 वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने 7 वीडियो नहीं, सेवन क्लास नहीं ले पाए थे और 8 क्लास आज ले रहे हैं। तो मैंने इसीलिए दोनों को एकदम मर्ज करके ले लिए हैं आपके लिए क्लास। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है उपनिषद आती है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो आपको कि उपनिषद का अर्थ जो भी होता है मैं जानता हूँ, उसका मतलब होती है कि समीप बैठना। मतलब उपनिषद का मतलब होती है समीप बैठना। मतलब अगर यूँ कह लीजिए तो ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि उपनिषद का मतलब होती है समीप बैठना होती है। और मतलब कि जैसे कि गुरु विद्या जो होती है उसके गुरु की समीप बैठना होती है। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद से आपको दार्शनिक बातों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का आदर्श भाग अगर बात करें तो भारत का आदर्श भाग आपके पास कौन है? तो भारत का आदर्श भाग की अगर हम बात करें तो भारत के आदर्श भाग के जो आपके हैं वो सत्यमेव जयते हैं, जो कि आपका जो है एक उपनिषद से लिया गया है और जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। मतलब कि मुंडको उपनिषद जो एक बुक है उससे लिए गया है सत्यमेव जयते, जो कि आपका भारत का आदर्श वाक्य कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपका उपनिषद की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो उपनिषद की कुल संख्या मतलब टोटल नंबर जो है वो 108 है। तो उपनिषद की कुल संख्या की अगर बात करें तो वो आपसे पूछे कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को वेदों का सार ब्राह्मण विद्या एवं वेदांतों के नाम से भी जानते हैं। तो उपनिषद को जो वेद है उस सार संग्रह के रूप में ब्राह्मण विद्या एवं वेदांत के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। मतलब ऋग वैदिक काल के सबसे जो महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो देवता माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है ऋग वैदिक काल के, वो इंद्रदेव को माना गया है। इंद्रदेव का उल्लेख अगर बात करें तो इंद्रदेव का उल्लेख है वो 255 सूक्तों में की गई है। मतलब कि 255 सूक्तों में इंद्रदेव की उल्लेख की गई है। इंद्रदेव की उपाधि पुरंदर थी। तो इंद्रदेव की उपाधि की बात करें तो इंद्रदेव की जो उपाधि थी वो क्या थी? तो वो पुरंदर थी। पुरंदर थी। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता हुआ करते थे। जैसे किसी चीज की देवता होती है वैसे युद्ध एवं वर्षा के देवता थे कौन? इंद्र थे। अग्नि मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता। मतलब अग्नि जो है, अग्नि को आप देखिए कि अग्नि जो है वो अतिथि होती है। सुबह में आती है और सुबह में चली जाती है। फिर मतलब सुबह शाम आपके घर में आती है और फिर वो चली जाती है अपने घर के। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतास्थ गोप शब्द आया है। इसका अर्थ होता है ऋतु का देवता। तो ऋतु का देवता जो कहा गया है वो कहा गया है, ऋतु के देवता कहा गया है वो वरुण के कहा गया है। तो वरुण इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्यस्थता के लिए आपके जो अग्नि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निभाती है, क्योंकि अग्नि मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। मतलब मध्य आस्था मतलब आती है और चली जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे हैं।
अगर हम लोग आगे बात करें तो उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी है। ऋग वैदिक में ही आस्कोमतमा सत्यम का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग वीवीआई प्रश्न की बात करें तो ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र देव को, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में देवता प्रजापति। तो ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता मानते हैं हम लोग इंद्र देव को। और उत्तर वैदिक काल में जो आपका जो महत्वपूर्ण देवता मानते हैं वो किसको मानते हैं, तो वो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता की दर्जा प्राप्त किए हैं। ऋग वेद में एक ही अनाज के विषय में जानकारी सिर्फ और सिर्फ मिलती है और उसका नाम है जौ है, जिसको हम लोग यौ भी कहते हैं। तो ऋग वेद में जौ के लिए यौ शब्द आया है ऋग वेद में ही। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है कि महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में चर्चा की गई है इंद्रदेव को, और उत्तर वैदिक काल में जो देवता चर्चा की गई है वो प्रजापति को की गई है। और ऋग्वेद में जौ के लिए यौ शब्द भी आया है। ऋग्वेद में एक ही आभूषण के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम है निष्क, जो कि यह गला में पहनने पहने पहने जाने वाला सोने का हार है। तो गला में पहने जाने वाला निक्स गला में पहने जाने वाला नेक्स जो है वो एक तरह का सोनार का आभूषण है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो ऋग वैदिक काल में जो प्रारंभ हुआ था आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। तो पशुपालन को ऋग वैदिक काल में प्रारंभ जो आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो वो पशुपालन को ही ऋग वैदिक में प्रारंभ हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में पशु का जो व्यवसाय था वो कौन था, कृषि था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करता था। तो वैदिक सभ्यता जो था वो एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता हुआ करता था। तो ये बात को आप जान लेते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं कि राज्य करने वाले राजा राजा को, तो उत्तर में राज करने वाले राजा को क्या मानते हैं, तो उत्तर में राज करने वाले राजा को विराट बोलते हैं और दक्षिण में राज करने वाले राजा को हम लोग बोलते हैं भोज बोलते हैं। तो उत्तर में राज करने वाले राजा को विराट बोलते हैं और दक्षिण में राज करने वाले राजा को बोलते हैं भोज बोलते हैं। और आपका जो है आगे बात करते हैं, और आपका जो पश्चिम में राज करने वाले राजा को बोलते हैं सौराष्ट्र बोलते हैं। और आपका जो है कि पूरब में राज करने वाले राजा को क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं। तो ऊपर वाला को बोलते हैं, उत्तर में विराट बोलते हैं और नीचे वाला को भोज बोलते हैं, और पश्चिम वाला को सौराष्ट्र बोलते हैं और इस साइड वाले को बोलते हैं सम्राट बोलते हैं। और जो चारों तरफ जो राज करने वाला राजाओं था उसको हम लोग बोलते हैं एकराट बोलते हैं। इस तरीके से हमारे नोट्स वाले पार्ट जो कि मैंने नोट्स तैयार किया है आपके लिए एकदम शॉर्ट में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब जो मैंने आपके लिए जो लिखा था कॉपी में क्लास से, वो कुछ इस तरह से है। तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और अपने फ़ोन में रख सकते हैं ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसमें मैंने वही चीज़ रखा है जो मैंने अभी आपके सामने नोट्स के फॉर्मेट में रखा था, वही चीज़ है। तो आप इसको आराम से एकदम तसल्ली से आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए और जब भी मन करे इसको देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और उसे देखिए और उसको पढ़िए।